नमस्कार दोस्तों। आज की शाम एक बार फिर मेरे खेत से, लेकिन आज यहाँ का नज़ारा अच्छा नहीं है। सूरज हमेशा की तरह ढल रहा है यहाँ पीछे, लेकिन खेतों में जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो गायब है। 2 दिन पहले यहाँ पर ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि के कारण पेड़ पौधे और फसल सबके हाल बेहाल हैं। मैं आपको ओलावृष्टि से क्या सीन हो जाता है खेतों में वो दिखाऊंगा। क्या हाल होते हैं पेड़ पौधों के, क्या हाल होते हैं फसलों के, वो बताऊंगा। और हम सबको इस बात पे विचार करना होगा इस दरमियान कि जिन कंपनियों ने इन खेतों का बीमा किया हुआ है वो कंपनियां अभी कहाँ हैं। जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा प्रीमियम काटा है इन फसलों का, उन कंपनियों के सर्वेयर कहाँ हैं। पहले आपको मैं सीन दिखा देता हूँ खेतों का। ये देखिए रायडे की फसल है और इसमें जब ओले बरसे हैं इसके ऊपर तो पूरी फसल मुरझा गई है। ऐसी जोरदार 5-7 दिन पहले जब मैं यहाँ देख के गया था, ऐसी जोरदार फसल थी। और बहुत पास से देखेंगे लगेगा आपको जो पौधे हैं ये नीचे झुक गए। ये आप घास को देखिए, इस घास की क्या हालत हुई है इन ओलों के कारण। ये घास जो खड़ी थी वो पूरी की पूरी लेट गई है। और ये बेर का पौधा आप देखेंगे, बेर का पौधा है, ये बेर नीचे ज़मीन पर ओलों के साथ साथ गिर गए। इतना बुरा हाल है यहाँ का। दूर आपको दिखाई दे रहा होगा नीम है और खेजड़ी है। आप एक खेजड़ी को देखिए, बिल्कुल जैसे इसके ऊपर पत्ते थे ही नहीं। खेजड़ी के पत्ते पूरे के पूरे ओलावृष्टि के कारण गिर गए हैं और नीम के पत्ते गिर गए हैं। पूरा आंगन हरा भरा हो रखा है। ये आप एक छोटे से नीम का हाल देखिए, ये देखिए सामने खड़ा, बिल्कुल जैसे इसके ऊपर पत्ते थे ही नहीं। इतना बुरा हाल हो गया है काफी लंबे चौड़े इलाके में। जो लोग खेती के बारे में कम समझते हैं उनको ये बातें बुरी लगती हैं जब किसान बात करते हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, बीमे की सुरक्षा चाहिए, हमको भाव की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारा धंधा बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसका अता पता नहीं है कि खेत में से हम 2 लाख की फसल ले जाएंगे या 2000 रुपये भी नहीं ले जाएंगे। इसके लिए एमएसपी की बातें चलती है, इसके लिए फसल बीमा की बात चलती है। और जो आराम से बैठे हैं बड़ी बड़ी हवेलियों में, जिनके फिक्स पैसे आते हैं, उनको इस रिस्क का आभास भी नहीं है। इस कारण से वो फन्ने खा बनकर लिखते हैं कि किसान फसल उगाए तो भी ठीक है, नहीं उगाए तो भी ठीक है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। जिस डाली पे बैठे हैं उसको काटने की कोशिश में लगे हुए हैं और केंद्र सरकार उनका पूरा साथ दे रही है। ये गेहूं है, इसमें देखिए अब गेहूं की हालत आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल लेट गए गेहूं, जैसे देखो बिल्कुल लेट गए गेहूं। इतनी तेजी से ओले गिरे, उसके बाद में कल तेज बरसात भी हुई यहाँ पे। वो सामने की खेजड़ी देखिए, इतनी हरी भरी खेजड़ी थी और अब बिल्कुल रूखी सूखी हो गई है। जिसे हम फसल बीमा कहते हैं उसका पता इस समय चलना चाहिए कि जब
ओलावृष्टि से हमारी फसल को नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई की जाए। प्रकृति की मार से फसल बिगड़ जाए तो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होगा, अब केवल तमाशा होगा। कुछ लोग ज्ञापन देंगे, कुछ लोग दौड़ भाग करेंगे, ज्ञापन देंगे, कुछ कलेक्टर को देंगे, कुछ एसडीएम को देंगे, मुआवजे की मांग करेंगे, अखबार वाले भी लिखेंगे इन्होंने ज्ञापन दिया। उससे होगा कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं मिलने वाला उससे। इस नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये आप देखो जीरे के क्या हाल हुए हैं, बिल्कुल नजदीक से आप देखेंगे तो टूट गया जैसे जीरा चारों तरफ से। अभी भी पानी भरा हुआ खेतों में। अगर सही में बीमा हुआ होता तो अभी कंपनियां यहाँ पे सर्वे कर रही होती, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से वो देख रही होती, लेकिन वो कंपनियां अभी फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। जिन्होंने बीमा कर रखा है इन खेतों का, वो कंपनियां फ़ोन भी नहीं उठा रही। कितने ओले गिरे हैं ये खेजड़ी आपको बता देगी। देखो इस खेजड़ी की हालत, एकदम हरी भरी खेजड़ी थी और अभी देखो यहाँ पे एक पत्ते का नाम निशान नहीं। इतनी ओलावृष्टि हुई यहाँ पे, इतने ओले गिरे, तेज तेज गिरे ओले। इसलिए हम लोग अभिनव राजस्थान की बात करते हैं कि आप जल्दी से एक ऐसी सरकार बना लीजिए जो आपकी अपनी हो, आपकी फसलों की आपसे ज्यादा चिंता करती है। कब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? कभी उचित मूल्य के लिए आंदोलन करो, कभी फसल के बीमा के लिए आंदोलन करो, कभी इसके लिए आंदोलन करो, कभी उसके लिए। कब तक करते रहोगे? कब तक सड़कों पे घूमते रहोगे? जब आप वोट देते उस समय ध्यान से क्यों नहीं दे देते? उस समय इस बात पर क्यों विचार नहीं करते कि हम अपना वोट सही दें, उन लोगों को दें जो खेती बाड़ी की बात करते हों, कुटीर उद्योगों की बात करते हों, बेरोजगारों की बात करते हों, उनको दें और पूरा सोच समझ के दें, उनसे लिखवा के लें कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। लोग पता नहीं वोट को कहते हैं अमूल्य है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मूल्य नहीं समझते। कहते हैं आपका वोट अमूल्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई ज़्यादा मूल्य समझते हैं। अगर अमूल्य कोई चीज़ है, उसको कोई खराब कर दे तो उसके खिलाफ इस देश का सबसे सख्त कानून लागू होना चाहिए कि मैंने मेरे जीवन के 5 साल किसी को दे दिए और उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं उसको हर महीने के पैसे देता हूँ, सुविधा देता हूँ, उसके बाद भी वो मेरा ध्यान नहीं रखता। तो उनको घूमना चाहिए इस समय, जिनको वोट दिए उनको घूम घूम के खेतों में अफसरों को साथ लेकर रिपोर्टें तैयार करवानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग वोटों के चस्के में फिर आएंगे, फिर इनकी थोती इज्जत के लिए लड़ेंगे और किसी न किसी को वोट देके अपना मनोरंजन कर लेंगे। कौन जीता कौन हरा का खेल खेल लेंगे। आपको पता है बीमा के बारे में कोई भी पार्टी संघर्ष नहीं कर रही, इस पर सब एकमत है कि किसानों को उनकी फसल का नुकसान होने के तुरंत बाद में मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए। इसके बारे में कोई पार्टी संघर्ष नहीं कर रही। दोनों पार्टियां एकमत है, मौन है पूरा। एक दिन अखबार में जरूर देंगे कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन वो भी जानते हैं हम मांग ठीक से नहीं कर रहे हैं। हम केवल कह रहे हैं औपचारिकता से कि किसानों का ध्यान रखो। अभी जैसे विपक्ष में जो पार्टी है वो कभी भी इन मुद्दों को नहीं उठाएगी, पर्सनल बातें करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल आरोप लगाएंगे, लेकिन जनरल बातें कोई नहीं करेगा। चुनाव उनको एक ही चीज सूझती है, पंचायत के चुनाव हम इतने जीत गए, नगर पालिका के चुनाव में इतने जीत गए, और 5 साल तक ये तमाशा चलता रहता है। मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं, और उनका इसलिए ध्यान नहीं है कि जनता का भी इस पर ध्यान नहीं है। वो वही काम करते हैं जो जनता को अच्छा लगता है, और जनता को तमाशा अच्छा लगता है।
बहुत बुरा हाल है दोस्तों, खेतों की हालत देखी नहीं जाती। आप सोच लीजिए कि जिन खेतों में उम्मीद थी कि 2-3 लाख रुपए की फसल होगी और वहां से अब 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं आएंगे, तो किसान की लागत का क्या होगा? कब मुआवजा मिलेगा, कब बीमा की राशि मिलेगी, और कब ये जो खर्चा लगा है वापस बैठा होगा? इस पर सोचने की जरूरत है। हमको भी लोग कहते हैं आप सड़कों पे जाओ, उतरो। हम कह रहे हैं कब तक उतरेंगे सड़कों पे? 60-70 साल तक तो हमारे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उससे क्या परिणाम क्या निकला? सड़कों पे उतरने से निकला क्या, मिला क्या, हमको ये बताओ। कौन सी व्यवस्था ठीक हो गई आज तक 70 सालों में? किस किस ने संघर्ष किया, किससे किससे कौन सी व्यवस्था ठीक हुई? कुछ भी तो नहीं हुआ। इसलिए एक ही तरीका है, जन जागरण करें और राजस्थान में इस प्रकार की सरकार बनाए जो नीतियों पर काम करे, गंभीरता से काम करे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा नुकसान हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में कई दूसरे भी नुकसान हुए हैं। बिजलियां गिरी है, उससे जानवर मरे हैं, कई इंसान भी मरे हैं। तो मैं अपील करता हूं राजस्थान के समाज से, क्योंकि सरकार तो देखो कुछ करेगी नहीं। सरकार को तो आप भूल जाइए, सरकार में तो कुछ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गाड़ियां हैं, बत्तियां हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, पैसा यह है। उनसे अपेक्षा मत करिए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि ऐसी कोई प्राकृतिक घटना से कोई परिवार बर्बाद होता है या आर्थिक रूप से उसको कोई नुकसान होता है, तो समाज के लोग मिलकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करो। किसी के मरने पे झीमने जाने की बजाय जो जिंदा है परिवार, उसका ध्यान करो। मैंने कई बार ये कंसेप्ट सामने रखी थी कि हर तहसील में हर सामाजिक वर्ग, जिसे हम जाति कहते हैं, वो एक सुरक्षा चक्र बनाए कि प्राकृतिक कोई ऐसी घटना घट जाती जो उस परिवार के हाथ में नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए समाज के लोगों को मिलकर कुछ कोशिश करनी चाहिए। आपके 100-100 रुपए से इकट्ठा पैसा उस घर को बचा सकता है। जैसे बिजली गिरने से किसी की भैंस मर गई, किसी की बकरी मर गई, तो तुरंत जाके उसका पैसा समाज को दे देना चाहिए। कहीं पे चारा जल गया है, उनका चारा पूरा मेहनत का इकट्ठा किया हुआ बिजली गिरने से जल गया है, तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई कर दीजिए। सरकार नहीं करने वाली, वो आएंगे आरआई पटवारी आके लिख के ले जाएंगे, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। समाज को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्राकृतिक घटनाओं से कोई भी नुकसान होगा, किसी का जवान बेटा मर जाता है, किसी का घर में कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो समाज को, उस जाति वर्ग के लोगों को जो उसके यहाँ हर फंक्शन में शामिल होते हैं, शादी में शामिल होते हैं, मरने में शामिल होते हैं, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था पनप जाए जिससे उस परिवार को हम लोग खड़ा रख सकें। और कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, 100-100, 200-200 रुपये आएंगे और उससे एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा। समाज के लोग जानते हैं किस परिवार के साथ आफत वाकई में प्राकृतिक है और उसकी गलती से नहीं। ऐसी हम लोग कोशिश करें कि ऐसी व्यवस्था राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की बन जाए। बाकी ये जो नुकसान है इसका तो क्या कर सकते हैं आपको मैं और नीम के पेड़ बता रहा हूँ। इस नीम के पेड़ों की क्या हालत हुई है। ये आप देखो, नीम का पेड़ बिल्कुल ऐसे हो गया। नीचे देखो आप, इतने पत्ते गिरे हुए, पूरे पत्ते नीम के। एक हरी चादर बिछ गई यहाँ पर। इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। जब भी मैं किसी अभिनव यात्रा से वापस आता हूँ तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। कई बार आपको मैंने बताया कि ये जगह मेरी सबसे मनपसंद जगह है। यहाँ आके सुकून मिलता है। जैसे मैं मेरी आत्मा के नज़दीक सबसे अधिक तब होता हूँ जब मैं यहाँ होता हूँ, मेरे खेतों में। मन तो मेरा ऐसा करता है कि मैं यहीं रहूं और कहीं नहीं जाऊं, लेकिन अभिनव राजस्थान का सपना मुझे सोने नहीं देता है। इस कारण से मैं घूमता हूं। बाकी अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई इच्छा पूछे कि मेरी कोई इच्छा है, तो वो इच्छा ये है कि मैं यहाँ रहूं आराम से और हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, जिनका कोई इलाज नहीं करा पा रहा उनका इलाज करें और भजन गाएं। ये दिली इच्छा रहती है। लेकिन यूँ लगता है कि अगर हमारा दिमाग और हमारा शरीर कुछ कर सके तो हम लोग एक बार अभिनव राजस्थान बनाने की कोशिश करें। इसके लिए बाहर घूमता हूँ।
सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, सब जगह घूम घूम के लोगों को समझाते हैं कि अभिनव राजस्थान बना लो और अगली पीढ़ियों को सुरक्षित कर लो। वरना हमारे जो पोते पोती हैं, पड़पोते हैं, वो कहेंगे वाकई में निकम्मे लोग थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये भी चाहते तो न्यूजीलैंड बना सकते थे इस देश को, ये भी चाहते तो इसको स्विट्जरलैंड बना सकते थे, लेकिन निकम्मे थे, कुछ भी नहीं कर पाए। बैठे बैठे तमाशा देखते रहे, इसको जिताऊं उसको हराऊं, ये नाटक करते रहे, उससे आगे बढ़े नहीं। सोचता हूं कि ये हमारी पीढ़ी मिलकर कुछ कर ले, इसके लिए मेहनत कर रहा हूं जोरदार तरीके से। लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में ऊपर वाले के है। मेहनत हम लोग करते रहेंगे। अगर कुछ अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम घूमते रहेंगे, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अभी एक टीम बन गई है, लगभग 1000 लोगों की टीम बन गई है, जो मेरे साथ जुटी हुई है अलग अलग तरीके से। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। 15 मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले इंसानों का और साथ साथ में उन बेसहारा पशुओं का भी कुछ प्रबंध हो जाए। निकलता हूँ अब, वापस यात्रा पे निकलूंगा 1-2 दिन के बाद में, किसी और रूट पे निकलूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जो लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। कोई चाय पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई अपने यहाँ रुकवाता है। जिस रूट पे भी निकलते हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत फ़ोन नहीं करता, मेरी आदत नहीं फ़ोन करने की। एक मैसेज डालता हूँ इसके ऊपर कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इसके बावजूद भी इतने प्यारे प्यारे साथी हमारा ख्याल रखते हैं। बस वो जो ख्याल रखते हैं, वो जो सम्मान करते हैं, उसके कारण ही ये पैर चलते हैं। वरना मुश्किल है, अकेला आदमी कितना घूमेगा, कितना संघर्ष करेगा। उनकी इस इच्छा के लिए मैं घूम रहा हूं। मन में कुछ ना कुछ है उनके कि ऐसा हो। नया साल शुरू हो चुका है, 5-6 दिन बीत गए। एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये साल 2021 का 2020 के बुरे साल की भरपाई कर दे। स्कूल कॉलेज खुल जाए, आपका धंधे पानी ठीक चल जाए। ये मेरी भविष्यवाणी पहले से ही है कि 2021 मेहनत करने वाले लोगों के सपने पूरे करने वाला वर्ष होगा। आप सबके सपने पूरे हों, आप सबके परिवारों की सुविधाएं बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े और अभिनव राजस्थान बनाने की तरफ हम कुछ कदम बढ़ें। जनवरी में हम लोग बहुत तेजी से कई काम एक साथ करने वाले हैं और फरवरी तक आते आते हम उफान पर ले आएंगे इस मिशन को। दिसंबर 2021 में हमको लेखा जोखा करना है कि पूरे साल में हमने राजस्थान की सोच बदलने के लिए, राजस्थान की दिशा बदलने के लिए क्या क्या काम किए। थैंक यू सो मच।